आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में पुलिस विभाग के मुखिया को इस लहजे में चिताया जो देखने में तो नसीहत लगती है, लेकिन असल में वो है चेतावनी। पिछले कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाले डीजीपी को नीतीश कुमार ने मीडिया कवरेज की मिस्ट्री समझाते हुए तन्मयता से काम को तवज्जो देने का तजुर्बा बताया। डीजीपी को नीतीश कुमार का नैतिक ज्ञान। लेकिन जो भाषण दे रहा है मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया के मार्फत कह दी मन की बात। मीडिया का आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले, क्योंकि डर के आगे मीडिया है। इसलिए अब हाथ जोड़े रहते हैं। मेरे सामने कोई मीडिया कहता, हम हाथ जोड़े रहते हैं कि भाई हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आज पब्लिसिटी मिलेगी तो कल तो नष्ट होना ही। ताली नहीं साहब, काम से वाहवाही बटोरिए। तो हम यही कहेंगे कि ताली बजवाने से अच्छा है कि गंभीरता पूर्वक अमल करना और काम करना, ये हमारी यही अपेक्षा। और बाकी तो आप लोगों को पूरी स्वायत्तता, काम तो आप लोगों को करना। दरअसल मौका था पटना में 7 विभागों के 3000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का। मुख्यमंत्री का अंदाज तो मजाकिया था, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो डीजीपी को सीधी चेतावनी थी। जो भाषण दे रहा है मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देगा। मीडिया का आप नहीं जानते, अगर मीडिया फ्रंट पेज पर आपको लाया तो पक्का जानिए कि आप अंदर जाने वाले। इसलिए अब हाथ जोड़े रहते हैं। मेरे सामने कोई मीडिया कहता, हम हाथ जोड़े रहते हैं कि भाई हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। आज पब्लिसिटी मिलेगी तो कल तो नष्ट होना ही, पक्का नष्ट हो जाइएगा। इसलिए चुपचाप काम करते रहिए। काम सबसे बड़ी चीज है। काम जो अच्छा होगा वो कोई भूलता नहीं, वो कैसे कोई इग्नोर कर सकता, वो जरूर। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार सुविधाएं मयस्सर करा रही है, हर मुफीद मांग पर मुहर लगा रही है, तो फिर नतीजा सिफर रहे ये गवाना नहीं है। हालांकि डीजीपी ने भी सूबे के मुखिया के सामने अपनी तन्मयता और तत्परता दिखाने और गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरा, मैंने मुख्य सचिव जी ने हमको आदेश दिया था कि डीजी सेल बनाओ। डीजी सेल का मतलब था ऑर्गेनाइज गैंग के खिलाफ जो काम, मतलब हमारे पास सूचनाएं आती हैं, तो इस सेल का और क्या क्या काम है इसको मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन इसके चमत्कारिक परिणाम आएंगे 100 दिन के बाद। आप लोग इस बात को देखेंगे, चमत्कारिक परिणाम। फिर मैंने एक डीजी रेड शुरू किया। क्यों? मैं अकेला, मैं 2 बजे के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं सोता हूं, और 6 बजे के बाद कभी नहीं सोए मुझे मिलूंगा। मैं 4 घंटे बेड पर जाता हूं, 20 घंटे काम करता हूं। रात में सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक कार्यालय में काम करता हूं, खाना खाता हूं, मैं फील्ड में निकल जाता हूं। और सरकार की तरफ से में जो भी प्रस्ताव आपका आता है, कहां कोई नामंजूर होता है। जिसको भी प्रस्ताव देते हैं उसी को ही मंजूरी का प्रस्ताव मेरे पास ले आते हैं, हम लोग मंजूर कर देते हैं। चीफ सेक्रेटरी आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, इसलिए पूरा सहयोग है आप लोगों को। अब आप लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है कि लोगों का मनोबल तो आज ऊंचा है, और पहले की जो स्थिति थी कानून व्यवस्था की, उससे कोई तुलना हो ही नहीं सकती। माथे पर चुनाव है, लिहाजा जनता के दिल में कसक ना रह जाए, इसे लेकर सधे अंदाज में सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं कि सियासत में परसेप्शन ही परफेक्शन का मापदंड है, जिसकी कसौटी चुनाव है, और वो चंद दिनों बाद आने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर खामी है, तभी मुख्यमंत्री चिंतित हैं और चेता भी रहे हैं। अब हम आपको बिहार पुलिस महकमे के ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद पुलिस में सुधार में तमाम दावे खोखले नजर आएंगे और लगेगा कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। घबराइए मत, घबराइए मत। ठीक ठीक, इसको हम डीजीपी साहब लगे बात को रखेंगे, आपके पहुंचाएंगे मुख्यालय में। रोता बिलखता हुआ ये शख्स
कोई आम आदमी नहीं बल्कि दरभंगा के लहेरिया सराय थाने में दारोगा के पद पर आसीन है, लेकिन ड्यूटी ने इनकी बजा रखी है। लिहाजा लरसते होठों पर केवल और केवल लाचारी है और आंखों में आंसू है। काम के बोझ तले दबने वाले सज्जाद हुसैन अकेले नहीं है, बल्कि पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की पूरी फौज है, जिनके जिम्मे विधि व्यवस्था के साथ साथ अनुसंधान का काम भी है। कितना केस आपके पास है? 1 सवा शुक्ल। क्या स्थिति, इतना लंबा केस कैसे अनुसंधान मतलब कर पाइएगा? क्या कहा जाए, जैसे होगा अनुसंधान तो करना ही होगा, बड़ी देखा तो समय मिल पाता है? इसके अलावा विधि व्यवस्था भी ड्यूटी भी रहती है। हाँ, गश्ती भी तीनों टाइम जाना पड़ता है, सुबह शाम। हालात ये है कि एक एक अधिकारी के जिम्मे 80 से 100 केस के अनुसंधान का बोझ है। एक तो काम का बोझ, ऊपर से भाषाई साम्राज्यवाद इनकी जान पर आफत बना हुआ है। हमको मिला हुआ था, उसमें बाद में 10 पन्ना का इंग्लिश का था सर, जबकि हम इंग्लिश फेल है सर, मैट्रिक पास है, इंग्लिश फेल, और उसके बाद भी हमको दिया गया था, जबकि हम उस चीज को पढ़ नहीं सकते। लास्ट में डीएसपी साहब हमसे पूछे कि इसको लिखे, हम कहीं कैसे लिखेंगे सर, और मैट्रिक पास है, विदाउट इंग्लिश है, और 10 पन्ना के इंग्लिश का। कितना केस आपके पास अभी है? लगभग यानी 85-90 को करीब है। जब अंग्रेजी ही समझ में नहीं आती तो अनुसंधान क्या खाक होगा। समझना मुश्किल नहीं है कि पुलिसिया कार्रवाई राम भरोसे ही चल रही है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी पुलिस महकमे के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप मढ़े। और आपको आश्चर्य होगा, एक अनुसंधानकर्ता के पास 100 केस है। 100 केस में बताइए, और विधि व्यवस्था ड्यूटी भी कर रहा है, अनुसंधान किस हिसाब से करेगा वो? अनुसंधान में साक्ष्य इकट्ठा करना होता है, अपराधियों को सजा दिलाने की बात होती है, और जनता को जो होता है आवेदक, उसको न्याय दिलाने की बात होती है। तब तो आज के डेट में जो 100 केस है और सारा ड्यूटी करता है, तो कहां से साक्ष्य बेहतर ढंग से इकट्ठा करता है? ऐसी बात नहीं है कि राज्य पुलिस मुख्यालय इस समस्या से वाकिफ नहीं है। हालांकि डीजीपी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार के लिए उनके पास एक ऐसी संजीवनी है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है। बहुत सुंदर व्यवस्था हम बना रहे हैं, और मैं बता रहा हूं कि जो व्यवस्था बना रहे हैं पूरे देश में वैसी व्यवस्था नहीं होगी। जिस प्रकार से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग कर। आमतौर पर विधि व्यवस्था का फलसफा बताने वाली पुलिस आज बिलख रही है। ऐसे में बिहार जैसा सूबा, जहां अपराध का राक्षस हर वक्त मुंह बाए खड़ा रहता है, सरकार और पुलिस महकमे दोनों के लिए बड़ी चिंता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये उसी व्यवस्था की कड़वी सच्चाई है, उसी की तस्वीर है जिसके दावे डीजीपी साहब कर रहे हैं कि उनके पास चमत्कारिक उपाय हैं। हालांकि इसको दूर कैसे करेंगे ये भी देखना होगा। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस पिटाई से 2 अपराधियों की मौत हो गई है। पुलिस की पिटाई से घायल हुए दोनों अपराधी सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर इन दोनों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान इन दोनों अपराधियों ने दम तोड़ दिया। आपको बताते चलें कि पूर्वी चंपारण के चकिया के रहने वाले ये दोनों शख्स, जिन्हें लूट और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, कल ही पुलिस की पिटाई में इस कदर जख्मी हुए कि अस्पताल के बेड तक जा पहुंचे और इन दोनों की ही मौत हो गई है, जो अब एक बार फिर से कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े करती है। गंभीर सवालों के बीच इन दोनों की मौत और पूर्वी चंपारण के चकिया के रहने वाले इन दोनों अपराधियों की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है। सहयोगी राकेश रंजन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या इस बात की पुष्टि की जा रही है? क्या जानकारी इस वक्त जिसमें पुलिस की पिटाई से इन दोनों की मौत हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि काफी गंभीर मामला है। पुलिस का बेरहम चेहरा कहा जा सकता है कि सामने फिर से आया है। जो सीतामढ़ी सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दोनों के शव अभी भी पड़े हुए हैं और दोनों के शरीर पर जख्म के निशान है, जिससे यह साबित होता है कि उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। और जो पुलिस के अधिकारी है उन्होंने भी अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों की जब गिरफ्तारी की गई थी वे बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ थे। सीतामढ़ी के रूलीसैदपुर थाना में 2019 से मामला दर्ज किया गया था, हत्या और लूट का मामला दर्ज किया था। लूट के दौरान हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और जिस मामले में पुलिस ने कल मोतिहारी के चकिया के रामाडीहा गांव से गुरफान और तस्लीम, ये दोनों नाम है इन दोनों अपराधी के, इनको गिरफ्तार करके सीतामढ़ी के डुमरा थाने में लाई थी। और ये भी जानकारी हुई है कि जो क्यूआरटी टीम होती है, जो एसपी द्वारा गठित टीम होती है जिले से,
उनके द्वारा इनके बेरहमी से इनकी पिटाई की गई है और जब इनकी हालत खराब हो गई है तो इनको सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सदर अस्पताल में भर्ती करने के बाद इमरजेंसी वार्ड में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था और किसी भी मीडिया राकेश, तो फिर जांच की जो बात कही जा रही है, पुलिस अधिकारियों की तरफ से ही पिटाई की जाती है, उसके बाद उसकी जांच वो अब करेंगे, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने होगी इस वक्त? मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आया है। जो सीतामढ़ी के सदर डीएसपी है कुमार वीर धीरेन्द्र, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं आता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है वे स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब स्पष्ट होगा कि इनकी पिटाई पुलिस की मार से इनकी मौत हुई है या किसी अन्य कारण से इनकी मौत हुई है। तो पुलिस ने यह भी आशंका जताया है कि पुलिस कस्टडी में थे और इनसे मिलने वाले कोई मुलाकाती आए होंगे और उनको कुछ ऐसा चीज दे दिया गया होगा खाने में जिसके चलते इनकी मौत हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता हुआ, जिसमें पुलिस की कस्टडी में ही 2 अपराधियों की इस कदर पिटाई हुई है, जिसके बाद इन दोनों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। हालांकि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस अपनी तहकीकात के दावे कर रही है। अगली खबर गया से, जहां के मगध विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। उग्र छात्रों ने राज्य ट्रांसपोर्ट की बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान ड्राइवर और यात्रियों ने भागकर अपनी जान को किसी तरह बचाया है। दरअसल ये छात्र स्नातक तृतीय खंड के परीक्षा रिजल्ट रोके जाने से नाराज और नाराजगी इस रूप में सामने आई कि इन्होंने बस को ही आग के हवाले कर दिया। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए की गई है। तस्वीरें आपके सामने। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस अस्पताल की खबर दिखाने जा रहे हैं उस अस्पताल में बदइंतजामी को देखकर आपको तमाम दावे खोखले लगने लगेंगे। ये है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के गृह जिले भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल का हाल। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि JLNMCH में अगर आप इलाज कराने पहुंचते हैं तो मानसिक तौर पर खुद को शारीरिक परिश्रम के लिए तैयार रखें। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और यहाँ की तस्वीरें इस बात की चीख कर गवाही दे रही है कि यहाँ कुव्यवस्था का आलम चरम पर है। मरीजों को स्ट्रेचर और ट्रॉली नहीं मिलती और अगर मिल भी गई तो ट्रॉली मैन नहीं मिलता। मरीज के परिजन कई बार तो मरीज को गोद और कंधे में उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के गृह जिले के सबसे बड़े अस्पताल का हाल तो ऐसा है कि यहाँ तीमानदारों को हाथ में सलाइन की बोतल लेकर मरीज के बेड के बगल में खड़े रहना पड़ता है। तौलीबला तो सुनता नहीं जल्दी बात, तो फिर तब आया लेके किसी तरह से तौलिए से आया। अपने से ले? हाँ, वो अपने से उतार के रखना पड़ता है। पेशेंट जला हुआ है इसलिए भिड़ना नहीं चाहता आदमी, इसलिए अपने से उतारना पड़ता, करना पड़ता। किसका काम था? वो टोली वाला का काम है। क्या बोला वो? बोला अपने भैया उतारिए ले जाइए। दुख दर्द में लोग अस्पताल का रुख करते हैं और अस्पताल की इस कुव्यवस्था को झेलकर दुख दर्द कम होने के बजाय और बढ़ ही जाता है। अस्पताल अधीक्षक को जब हमारी टीम ने ट्रॉली मैन की करतूत से वाकिफ करवाया तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। वहीं मरीजों के लिए जल्द ही सलाइन स्टैंड वाले बेड की व्यवस्था का भरोसा दिया। मॉर्निंग आवर में करीब 40 से 50 पेशेंट का ट्रांसफर यूजुअली होता है, तो उस समय थोड़ी कठिनाई होती है, मानते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र सभी का हो जाता है। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि ट्रॉली में ही हम स्टैंड लगाने की व्यवस्था करवा देते हैं ताकि कभी किसी को हाथ में लेकर पानी या ब्लड का बोतल चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मायागंज अस्पताल यानी कि JLNMCH की ऐसी माया बदलते भारत की डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। साथ ही ये सवाल भी उठा रही है कि जब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के गृह जिले के सबसे बड़े अस्पताल का हाल बेहाल है तो और जगहों का क्या होगा। राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज 18 भागलपुर। 12 मार्च को दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन है और समारोह में मालवीय पगड़ी की जगह मिथिला की सांस्कृतिक पहचान पाक चादर को शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। इस लेकर राज्यपाल से भी गुहार लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अब कुछ दिनों का ही वक्त रह गया है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अब कुछ दिनों का ही वक्त रह गया है
वहीं दीक्षांत समारोह में मालवीय पगड़ी की जगह पाक चादर को शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके लिए सिंडिकेट के सदस्यों के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से मिलकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। विश्वविद्यालय में पूरा मिथिला पेंटिंग का पेंट कराइए। पाग आज हर कार्यक्रम का प्रतीक बन गया पाग। और किसके कारण? जब से बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार आई 2005 में, उसके बाद से, और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो पूरे विश्व में ये फैला, हर एक देशों में। कोई नजरअंदाज की बात नहीं है। मालवीय जी इस देश के एक बड़े नाम थे, तो जो कमेटी बनी थी उन्होंने मालवीय पगड़ी को, क्योंकि बस उसको किया ड्रेस कोड को मालवीय पगड़ी और अंग वस्त्र को, तो मिथिला की भावना से जाके हम लोगों ने महामहिम को रखा कि लोगों की यह इच्छा है। दरअसल पाक साफा विवाद बीते साल 1 अप्रैल को आयोजित 8वें दीक्षांत समारोह में सामने आया था। समारोह में साफा का विरोध करते हुए कुछ सदस्य पाक पहनकर शामिल हुए थे। साथ ही इस साल भी यूनिवर्सिटी के आदेश को अनदेखा कर पाक चादर पहनने का ऐलान किया है। अखन तो हमारे गवर्नर के आशा के प्रत्याशा में छी, जे हमरा वो आश्वासन दिलन हैं, और पुनः हम सौंसे सिंडिकेट के मेंबर जे छी, फिर हम स्पेशल बैठक करब जे यदि कोनो कारण से एने नेगेटिव भेल तहन हमरा सबके निर्णय अहाँ के सामने में चल। दीक्षांत समारोह में साफा की जगह पाक चादर की मांग को स्टूडेंट यूनियन भी लंबे समय से उठाता रहा है। हमारा जो असली पहचान है, मिथिलांचल का जो असली पहचान है पूरे देश में, पाग और चादर, उसका ये लोग विरोध करते हैं। ये लोग इसके लिए सजग नहीं है। अगर ये लोग वास्तव में सजग रहते तो पिछले साल जो हम लोग आंदोलन किए थे उसका ये मुद्दा उठाते आज से 6 महीना पहले भी। ये कोई नया मुद्दा नहीं है महोदय। हम लोग एक साल पहले से ये मुद्दा उठाए हैं और लगातार उठाते रहे हैं। ये दिखाने का काम सिर्फ किए हैं। 2 दिन पहले जाके गवर्नर हाउस से मिलकर आ गए हैं और हम लोग अपने पाग के लिए तत्पर हैं। ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ मिथिला वासियों को। हम लोग चाहते हैं जो दीक्षांत समारोह में हमारा जो संस्कृति है पाग और चादर, उसको यूज किया जाए। दीक्षांत समारोह में पाक चादर को विशेष परिस्थिति में ड्रेस कोड के रूप में स्वीकृति देने की मांग पर कुलपति ने कहा कि राजभवन से जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और हम लोग एक विधिक पद पर बैठे हुए हैं, तो जो राजभवन से पारित जो भी नियम या ड्रेस कोड है उसी का पालन करना हमारे लिए उचित होगा। यूनिवर्सिटी के 9वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे परिसर को मिथिला पेंटिंग से सजाया जा रहा है, लेकिन ड्रेस कोड में पाक चादर को शामिल नहीं करने पर बवाल होना तय है। ऐसे में समारोह के रंग में कहीं भंग न पड़ जाए। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन की रिपोर्ट। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर क्रिकेट प्रेमियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया टीमों का जोरदार स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों टीमें दोपहर 2:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां चहेते क्रिकेटर्स की एक झलक पाने के लिए खेल प्रेमियों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ था। एयरपोर्ट से माही के निकलते ही खेल प्रेमी उत्साहित हो उठे और महेंद्र सिंह धोनी अपनी हमर गाड़ी से यहां से रवाना हुए, जबकि दोनों टीमों के सदस्यों को बस से होटल रेड एंड ब्लू ले जाया गया। 8 मार्च को JSCS स्टेडियम में दोनों टीमों का मुकाबला होगा और ऐसे में राजधानी रांची में खेल प्रेमियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द एंटायर रांची पीपल हैव वेटेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू सी देम एंड धोनीज होम ग्राउंड इज रांची, सो वी वांट द इंडियन टीम टू विन बिकॉज इट्स हिज होम टाउन एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी द मैच। हम बैंगलोर से। मैच के लिए स्पेशली? नहीं हाँ यस, वी आर सो एक्साइटेड एंड वी वांट इंडिया टू विन। इंडिया जीतेगी ऑब्वियसली 8 को और माही 100 मार सकते हैं। बैटिंग आया माही का तो 100 मारेंगे और फिनिश करके जाएंगे। इंडिया माहे। सुबह से ही हम यहाँ पे सर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। हमारे पास टिकट नहीं होने की वजह से सर हम सोचे यहीं पे आके देख लेंगे सर, इसीलिए सर। तो आज धोनी सर से भी सर हम आज धोनी सर को भी जी छू भी लिए सर। जी सर सर हाँ वो बोले कि अभी बहुत भीड़ है बाबू, अभी नहीं खिंचा पाएंगे। एकदम सट गया अभी वो समय जो समय जा रहे थे।